यहां तक मुझे बताइए क्या क्या डाउट्स है। डाउट्स बताइए इस पॉइंट तक। कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। निशांत, नवेद, खुर्रम, इस पॉइंट तक बताइए क्या क्या डाउट्स है। देखिए फायदा, इस वाले केस में जो हमने कल किया था और इसे फर्क देखने की कोशिश की है। यहाँ हर सेल का नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्टेड है। सारे सेल्स की पोलैरिटी सेम है, मींस हर सेल में पॉजिटिव लेफ्ट में है, नेगेटिव राइट में। कंपेयर करने की कोशिश करना वरना नहीं समझ आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक तो नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड, इससे अलग रिलेशन है। उसके बाद पोलैरिटीज देखो, फर्स्ट सेल में क्या हो रहा है, लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव है। दूसरे में क्या हो रहा है, लेफ्ट में नेगेटिव आ गया, तो इसकी और इसकी पोलैरिटी रिवर्स है। तीसरा देखो, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, दैट मींस फर्स्ट और थर्ड की पोलैरिटी सेम पोलैरिटी। सो जब ऐसा कोई केस होगा तो आप क्या करोगे, किसी एक पोलैरिटी को पॉजिटिव लेना होगा, दूसरे को नेगेटिव। अब जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा, मान लीजिए ये +2 है, ये +3 है और ये 1 वोल्ट है। ये 2 वोल्ट का सेल है, ये 3 वोल्ट का सेल है और ये 1 वोल्ट का सेल है। तो इसलिए 2 वोल्ट और 3 वोल्ट एक से ऐड होकर 5 हो जाएंगे। तो इससे पॉजिटिव ले लिया, जो ज्यादा था, जो कम था उससे नेगेटिव ले लिया। इसलिए E1 पॉजिटिव, E2 नेगेटिव, E3 नेगेटिव। फायदा, पोलैरिटी समझ में आया। आयशा, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया। हाँ नवेद, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, अभी बताता हूँ जो तुम कह रहे हो तुम्हारे पॉइंट में। अच्छा, अब आर इक्विवेलेंट जो होगा, जस्ट रेजिस्टेंस सीरीज में थे ना, ऐड कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। अब इक्विवेलेंट सेल की जो पोलैरिटी होगी, जो आप इन सबको कंबाइन कर कर एक सिंगल जो सेल बनाएंगे, आप इन सबको कंबाइन कर उस एक सिंगल सेल की भी कुछ पोलैरिटीज होगी। इस कहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव लोगे ना। तो जिसे आपने पॉजिटिव चूज किया था, आपने क्या चूज किया था, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, ये वाला सेल पॉजिटिव था। तो इक्विवेलेंट सेल को भी ऐसे ही कनेक्ट करोगे कि पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में, नेगेटिव टर्मिनल राइट। आर इक्विवेलेंट लगाया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया, ये सिस्टम। अब आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। करंट क्या होगा, नेट ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर इक्विवेलेंट। करंट का डायरेक्शन देखो, सर्किट में करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। मींस करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज। अब ये जो सर्किट बनाया है मैंने, ये इसी को तो कंबाइन करा है, इन सारे सेल्स को कंबाइन कर कर एक सेल बना दिया। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट इस फाइनल सर्किल में होगा, वही डायरेक्शन ऑफ करंट इन सब में भी होगा। तो यहाँ भी जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। यहाँ भी करंट क्लॉकवाइज है। चलिए, इतना लिखिए, मुझे बताइएगा यहाँ तक कोई परेशानी। हाँ, नवेद का देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि अगर एक सेल में पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो टॉर्च जलती नहीं। नवेद, अगर मैं इसमें सिर्फ दो, मान लो ऐसे सेल लेता हूँ,
नवेद यहाँ देखना, एक सेल ले लिया मैंने और एक सेल ले लिया, 2 वोल्ट का 2 वोल्ट का। जरा सिस्टम देखकर बताओ नवेद, ये सेल्स के ईएमएफ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? नवेद, अगर मैंने सेल्स ले लिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये ईएमएफ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 - 2 सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना रह जाएगा? 0। जब नेट ईएमएफ ही 0 है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई वोल्टेज नहीं होगा, इसलिए टॉर्च ग्लो नहीं करती। हाँ, शाइन का क्या क्वेश्चन है? पोटेंशियल तो दिया नहीं हुआ तो कैसे ज्यादा वाले को पॉजिटिव? हाँ शाइन, अभी तो दिया ही नहीं था ना, तो मैं किसी को कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन जब आपको वैल्यूज देगा तब आप ज्यादा वाले को ले लो। अभी तो आप कुछ भी ले सकते हैं, दिया नहीं था, कुछ भी ले सकती हैं आप। E1 को या E2 को, किसी को भी ले लो, जब देगा कोई वैल्यूज तो फिर आप हायर वाले को लो। अच्छा, अब अगर आप लोगों को इतना समझ में आया तो इस सर्किट को देखकर बता सकते हो मुझे कौन सा सेल चार्ज हो रहा है, कौन सा डिस्चार्ज? Z को 2 वाला सर्किट नहीं समझ आया भाई। Z2 वाले में तो मैंने कुछ करा ही नहीं, ये जो 1 वाला था, इन सारे सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बना दिया, इन सारे सेल्स को हटाया और इन सब की जगह एक सिंगल सेल लगा दिया। इन सारे सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ आया था, ई इक्विवेलेंट, सिंगल सेल का ईएमएफ ले लिया, ई इक्विवेलेंट। और जिसको आपने पॉजिटिव लिया था, सिस्टम को उसकी पोलैरिटी दे दी। आपने पॉजिटिव लिया था कि लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव, तो आपने ई इक्विवेलेंट ले लिया कि लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव। जेड समझ में आया? बस इन सारे सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल लगाया। अच्छा, अब आप में से मुझे ये बताओ, ये जो फर्स्ट वाला सेल है, ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है? इतना बताना शुरू कीजिए कि सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। कैसे पता है शाइन ये डिस्चार्ज हो रहा है? कैसे पता है ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है आयशा? कैसे डिसाइड करो? अरे, चार्ज डिस्चार्ज डिसाइड कैसे करते हैं कि सेल चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट से। गुड। इस सेल में डायरेक्शन ऑफ करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। तो अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सो E1 डिस्चार्ज हो रहा है। जो सेकंड सेल है E2, इसको देखकर बताओ जरा, यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है E2 में? सेल E2 में डायरेक्शन ऑफ करंट है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, दैट मींस सेल चार्ज। थर्ड सेल देखो E3, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो E3 भी डिस्चार्ज। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से टर्मिनल पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा E-IR, यहाँ होगा E+IR, तो ये E1 माइनस IR1, E2+IR2, यहाँ होगा E3 माइनस IR3। तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। बिना डिसाइड करे हुए आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ो। इसे रब कर दूं?
चलिए नेक्स्ट देखिए। दिशा डायरेक्शन ऑफ करंट से पता चलता है चार्ज और डिस्चार्ज। E3 में देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव से गया और नेगेटिव में आया। E3 डिस्चार्ज हो रहा है ना, अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है। अगर करंट देखो यहाँ नेगेटिव से बाहर गया पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो ये चार्ज है। डायरेक्शन ऑफ करंट से पता चलता है। ये जब मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करा रहा था तो उसमें केस 3 और केस 4 में डिस्कस किया था। समझ में आया दिशा, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए। ये दो सेल्स गिवन है, एक का ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। दूसरे का ईएमएफ है 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। और ये 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। ई इक्विवेलेंट चाहिए, करंट चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट के बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अक्रॉस ईच सेल। चलिए सॉल्व करिए। करिए करिए सॉल्व कीजिए। बस दो लोगों के आंसर्स आए, जाहिद और नाइला।
चलो भाई चेक करो अपने आंसर्स। फर्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए, तो जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा है उसे पॉजिटिव ले लो, दूसरे वाले को नेगेटिव। सो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 - 5, सो ये आ गया 5। इस आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, R1 + R2 इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 इट्स 3। इन सारे सेल्स को हटाकर एक सिंगल सेल लगा दो, सिंगल सेल ई इक्विवेलेंट है, ये आर इक्विवेलेंट हो गया, और इसे आपने एक एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल रजिस्टर 5 ओम। तो सेकेंड पार्ट में जब आप करंट कैलकुलेट करोगे, करंट का एक्सप्रेशन था इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड आर प्लस आर इक्वल। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ है 5, कैपिटल आर भी 5 दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट 3 हो गया, सो आई आ गया 5/8 एम्पर। सो अगर इसे हम डेसिमल्स में लें तो कितना हो जाएगा, 6 × 48.62। अब इस करंट का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज जा रहा है, मींस इस सर्किट में भी करंट क्लॉकवाइज जाएगा। तो यहां से डायरेक्शन ऑफ करंट भी मिल गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट के बाद अब देखो, पहला वाला जो सेल है उसमें करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये जो 10 वोल्ट का जो सेल है, ये सेल डिस्चार्ज होगा। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसे मैं E1 कह रहा हूं, इसे मैं E2 कह रहा हूं। तो जब सेल डिस्चार्ज होगा, इट्स E1 - IR1। सो E1 is 10, I is 0.625, R1 is 1. So this is 10 - 0.625, कितना आ गया, 9.37 375। इसके बाद जो 5 वोल्ट का सेल है, इस 5 वोल्ट के सेल में देखो डायरेक्शन ऑफ करंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये सेल तो चार्ज हो रहा है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E2 + IR। करंट है ना नेगेटिव से पॉजिटिव, तो E2 इज 5, I is 0.625 multiplied by R2। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और मुझे बताओ इसमें अगर किसी को डाउट है।
हाँ जैद, दोनों का लिखना जरूरी है। जितने भी सेल्स हैं सबका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सारे सेल्स। चलिए इसे रब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। भाई लिखा सबने, रब कर दूं इसको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में भी दो केसेस आएंगे। केस वन, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्टेड है, मींस अगर सेल्स को कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया है कि एक सेल है, EMF of the cell is E1, internal resistance is R1, दूसरे सेल से कनेक्ट किया, EMF is E2, internal resistance is R2, और इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया। अगर ऐसा सिस्टम दिया होगा, सो देखिए सारे सेल्स का पॉजिटिव एक जगह, नेगेटिव एक जगह। ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका है, E equivalent is E1 by R1 plus E2 by R2, और अगर n सेल्स हैं En by Rn, जितने भी होंगे, डिवाइडेड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2 अप टू 1 by R। ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे किरचॉफ लॉ के बाद। और ऐसे ही अगर वो कहता है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, तो 1 by R इक्विवेलेंट विल बी 1 by R1, 1 by R2, 1 by Rn। ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जब आपको करंट कैलकुलेट करना है सर्किट में। अब आप एक काम करो, इन सारे सेल्स को हटाकर एक सिंगल सेल लगा दो। EMF of the single cell is E equivalent. Internal resistance of the single cell is R equivalent. इसे आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ करंट तो सीधी सीधी कहानी है, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, सो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R। करंट तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, सो इट्स E इक्विवेलेंट बाय कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। अब इसी में केस 2 देखिए, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। साथ में सर्किट्स होंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। एक ऐसे कनेक्टेड है, दिस इज E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, पोलैरिटी रिवर्स कर दी R2, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। जरा गेस करो क्या चेंज आएगा केस 1 और केस 2 में। जरा गेस करो क्या चेंज आ रहा होगा केस 1 और केस 2 के अंदर। केस 1 और केस 2 में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ देखो दोनों की पोलैरिटी सेम थी तो दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे। तो जिसको हमने जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा उसे पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। सो E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 by R1 माइनस E2 by R2।
जो भी ज्यादा होगा उसे पॉजिटिव लेंगे, बाय 1/R1 प्लस 1/R। इक्वलेंट ईएमएफ के बाद इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R इक्वलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। इक्वलेंट जो सेल होगा उससे पोलैरिटी दोगे जिसको ज्यादा लिया था, ये E इक्वलेंट, ये R इक्वलेंट, इसे कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया। सर्किट में जो करंट होगा दैट करंट इज टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस बाय R प्लस R। चलो भाई, यहाँ तक बताइए अगर कुछ डाउट्स है। नहीं खुरम, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा वो पॉजिटिव होगा। हमेशा लेफ्ट वाले ने, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होता तो इसे ले लेते। जरा देखो यहाँ पर दोनों सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स है। देखो इस सेल में लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव, दूसरे में लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, अलग अलग पोलैरिटीज है। नासिर अगर तुम व्हाट्सएप करना छोड़ोगे, है ना, अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में भी आएगा। तुम्हें क्या लगता है इतनी सारी चीजें तुम एक साथ कर सकते हो? बेचारे कितना जुल्म करोगे दिमाग पे अपने। अब नासिर बताना शुरू करो। फर्स्ट वाले सेल में पॉजिटिव कहाँ पर है, लेफ्ट या राइट? नासिर शाबानी, इस सेल में पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है, लेफ्ट या राइट में? भाई नासिर, जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो रिस्पॉन्ड किया करो। भाई ये लेफ्ट कहते हैं, इसे राइट कहते हैं। पॉजिटिव लेफ्ट में है, नेगेटिव राइट में। इसमें भी पॉजिटिव लेफ्ट में है, नेगेटिव राइट में। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ दोनों का पॉजिटिव लेफ्ट में, यहाँ देखो, यहाँ दोनों का पॉजिटिव एक जगह था लेफ्ट में, नेगेटिव एक जगह था राइट में। यहाँ एक का पॉजिटिव लेफ्ट में है, नेगेटिव लेफ्ट में, नेगेटिव राइट में, पॉजिटिव राइट में। तो दिख रहा है अलग अलग पोलैरिटीज है। अभी नासिर दिखना शुरू हुआ फर्क या अभी नहीं दिखा? सो जब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग पोलैरिटीज हैं तो किसी एक को पॉजिटिव लेना होता है, दूसरे को नेगेटिव लेना होता है। तो यहाँ तो सब प्लस थे, यहाँ बीच में माइनस आना शुरू। सो यहाँ देखिए, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स में एक ईएमएफ पॉजिटिव लेना होगा, दूसरा ईएमएफ नेगेटिव लेना होगा। जो ग्रेटर है उसे पॉजिटिव ले लो, जो स्मॉलर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये ई इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ से आपने आर इक्विवेलेंट ले लिया, यहाँ से टोटल करंट आ गया विच इज टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। रब कर दूं इसको? नासिर आगे से ना जब आप क्लास में हैं तो सिर्फ क्लास पे ध्यान लगाइए, बाकी चीजें अपनी व्हाट्सएप वगैरह बंद करके रखिए।
भाई अगर इतना हो जाए बताओ मुझे, इसको रब करते हैं। चलो भाई इसे रब कर रहा हूँ, निशान खुरम। इसके बाद एनसीईआरटी में सीरीज और पैरेलल पर एक कॉन्सेप्ट और दिया है, आइडेंटिकल सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स में पहली जो ग्रुपिंग है दैट इज सीरीज ग्रुप। आइडेंटिकल सेल्स मीन सबका ईएमएफ सेम होगा, सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। ऐसे आपने कई सेल्स लगा रखे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, एक सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ईएमएफ ई, internal resistance small r, EMF E, internal resistance small r. So you have n identical cells in series. आपने n आइडेंटिकल सेल सीरीज में कनेक्ट किए हुए। इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा सारे सेल्स को n टाइम्स ऐड कर दो। ई ऐड होता चला जाएगा n टाइम्स, तो ये आएगा n। आर इक्विवेलेंट के लिए भी आप r को ऐड करते चले जाओ, n टाइम्स आप r को ऐड कर दोगे, दिस विल बी nr। तो इन सबको हटाइए, एक सिंगल सेल लगा दीजिए। EMF is E equivalent, internal resistance is R equivalent, external resistance is R। अब इसमें जब आप करंट कैलकुलेट करोगे, बस पिछले सेक्शन में और अब वाले सेक्शन में फर्क ये है कि अब सारे सेल्स आइडेंटिकल है, सबके ईएमएफ से। सो करंट होता है टोटल ईएमएफ बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां पर वो आपसे कहता है दो केसेस डिस्कस कीजिए। केस ए कहता है इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लार्ज, if external resistance is large, as compared to internal, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेरेबल एक्सटर्नल लार्ज, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, आर इक्विवेलेंट होता है ना, आर इक्विवेलेंट इज, जस्ट वैल्यूज रख देते हैं। ई इक्विवेलेंट कितना है, एनी। आर इक्विवेलेंट कितना है, एन आर। ये करंट आ गया। अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, तो r प्लस एन आर को ना आप लिख सकते हो कैपिटल R होगा। तो ये बहुत छोटी टर्म है इसके कंपेरेबल, तो नेग्लेक्ट कर दिया।
तो यहाँ पर जो R प्लस एन आर है इसमें R रखते हैं, इसे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैं लिख देता हूँ सेकंड, सेकंड को मैंने फर्स्ट में रख दिया। सो करंट का एक्सप्रेशन आ गया, इट्स एन ई डिवाइडेड बाय आर। सो देखो, इस अगर एक सिंगल सेल होता, एक सेल होता, वन सेल, तो करंट होता है ई बाय आर। एन सेल्स के लिए करंट है एन ई बाय आर। सो इसे आप कहेंगे दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। और आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर एक सिंगल सेल होता तो करंट आता है ई बाय आर, एन सेल्स हैं तो करंट हो गया एन ई बाय आर। इसको कहेंगे मैक्सिमम करंट का केस। तो अगर वो आप क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, पूछ लेता है सीरीज ग्रुपिंग में आइडेंटिकल सेल्स के करंट मैक्सिमम कब होगा। सो करंट तब मैक्सिमम होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लार्ज होगा एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपको याद रखना होगा, सीरीज ग्रुपिंग में करंट तब मैक्सिमम आएगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लार्ज होगा एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसी को कह देते हैं दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। अब इसी में अब एक स्टेटमेंट और याद रखना, सीरीज ग्रुपिंग हम प्रीफर ही तब करते हैं जब करंट मैक्सिमम। हेंस सीरीज is prefer if external resistance is large as compared to internal resistance. केस बी देखिए, अगर मैं कहता हूं इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज लार्ज, भाई यहां तक बताओ ये क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक केस वन तक? तभी केस टू डिस्कस करेंगे। अगर केस वन तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नासिर क्लियर है यहाँ तक? नहीं शाहीन, वहां नहीं हो सकता। वहां किस कैसे कंपेयर करोगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी ना था, जितने सेल्स उतने इंटरनल रेजिस्टेंस। शाहीन, जितने सेल्स उतने इंटरनल रेजिस्टेंस, इससे पहले वाले केस में, पहले वाले में आप नहीं कर सकते। नहीं, इक्विवेलेंट से कंपेयर नहीं करते, इंडिविजुअल से कंपेयर करते। इक्विवेलेंट तो ज्यादा ही हो जाएगा, एक से कंपेयर करते। अगर यहां ले, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, रेहान शॉर्ट सर्किट में एक सिंगल सेल में मैक्सिमम था जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो था। यहां फर्क देखो, यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तब हम देख रहे हैं करंट कब मैक्सिमम है, फर्क है। वहां कॉम्बिनेशन के लिए नहीं निकाला था रेहान, एक सेल के लिए निकाला था, यहां कॉम्बिनेशन के लिए कर। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, नासिर जरा बताओ मुझे, आर प्लस एन आर को क्या लिख सकते हैं नासिर? अगर इंटरनल लार्ज है, मुझे बताओ आर प्लस एन आर को क्या लिख सकते हैं? आर प्लस एन आर
एन आर के इक्वल होगा। ये टर्म बड़ी है, ये टर्म छोटी है, इसे इग्नोर कर दो, एन आर। इसे थर्ड क्या देते हैं, थर्ड को फिर से वन में सब्स्टिट्यूट करो। जब थर्ड को वन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो करंट हो जाएगा इट्स एन ई डिवाइडेड बाय एन आर। एन से एन कैंसिल हो गया, करंट आ गया ई बाय आर। करंट इज ई बाय आर विच इज ड्यू टू अ सिंगल सेल। भाई एक सेल होता तब भी इतना ही करंट आता है, तो इसे आप कह सकते हो करंट मैक्सिमम नहीं है, करंट मिनिमम है। तो इस केस में सीरीज ग्रुपिंग प्रिफर नहीं करेंगे। सीरीज ग्रुपिंग तब प्रिफर करेंगे जब करंट मैक्सिमम होगा, मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लागू। इतना लिखिए, फिर पैरेलल देखते हैं। भाई अगर इतना हो गया बताइए, इसे रब करते हैं, पैरेलल लिखेंगे। जैद इसलिए लिखा क्योंकि अगर एक सिंगल सेल है, एन सेल्स के लिए होता तो कहीं तो एन से मल्टीप्लाई हो रहा होता। जैद अगर एन सेल्स के लिए होता तो कहीं एन से मल्टीप्लाई हो रहा होता। जस्ट ई बाय आर आ रहा है। एक सेल होता तब भी तो ये आएगा एक्सप्रेशन। देखो अगर एक सिंगल सेल होगा तो ईएमएफ करंट होता है ई बाय आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसे क्या लिख देते, ई बाय आर। अगर एन सेल्स की वजह से आ रहा होता तो यहाँ एन जरूर आता। यार यहाँ अप्रोक्सीमेशन लिया ना, स्मॉल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये जो आर प्लस एन आर था ये एन आर हो गया, इसमें आर प्लस एन आर को एन आर कर। चलिए सीरीज इज डन। नेक्स्ट देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। सो आइडेंटिकल सेल्स अगर आपको दिए हुए हैं, मान लो ऐसे कई सेल्स दिए हैं, सो फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3। अच्छा सारे आइडेंटिकल है सर। सबका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R। ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। M सेल्स है। पैरेलल में M आइडेंटिकल सेल्स हमने कनेक्ट कर दिया।
तो जरा मुझे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल के दिखाओ कितना होगा। कराया था फॉर्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस EN/Rn, वहां से कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे ई इक्विवेलेंट कितना है। जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। अभी पीछे करा था पैरेलल का फॉर्मूला। नहीं ज्यादा गलत आ रहा है। रेशम कैलकुलेट करो, बताओ ई कितना, ई इक्विवेलेंट कितना है। ओके, खुशी का कुछ आंसर आया। और खुशी और हबीब का सही है, बाकी लोग के एलसीएम लेना भी भूल गए। अरे भाई देखो, ई इक्विवेलेंट के लिए बताया था E/R। अब जितने भी सेल्स हैं E/R m टाइम्स लेते चले जाओ, डिवाइडेड बाय 1/R 1/R m टाइम्स, इसे ऐड कर दो। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया ME/R, और 1/R 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 m टाइम्स कितना हो जाएगा, m/R। R से R कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, E इक्विवेलेंट इज E। तो अगर कई आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ वही होगा जो एक सिंगल सेल का होता है। अब आ जाओ R इक्विवेलेंट पर। 1/R प्लस 1/R अप टू m टाइम्स। 1/R equivalent is m/R, R equivalent is R/, रिवर्स भी करोगे ना R/। अब जब आप करंट कैलकुलेट करोगे, करंट होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो E इक्विवेलेंट तो E है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, R इक्विवेलेंट इज R/। जब आप एलसीएम लोगे, M एलसीएम है, सो इट्स MR प्लस R। इट्स ME बाय M इंटू कैपिटल R प्लस R। ये करंट एक्सप्रेशन। अब इसमें कई केसेस आएंगे। केस ए देखिए, अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r,
ये आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि करंट कितना आ रहा है, एम सेल्स के करंट के इक्वल या एक सेल के। करिए से खुद कैलकुलेट कीजिए जरा। ना कैलकुलेट कीजिए कि जो नेट करंट है वो एक सेल के करंट की इक्वल है या एम सेल्स के करंट की। गुड, शाइन का सही आ रहा है। तो शाइन करंट मैक्सिमम मिनिमम। अरे जेड एम से एम कैंसिल करो ना। ज्यादा लोगों का सही है। ठीक है शिवा। तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर में आप एम आर प्लस आर को क्या लिख सकते हो, सिर्फ एम आर लिख सकते हो। इसे इक्वेशन नंबर 1 क्या दो, इसे 2 क्या दो, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इट्स एम ई बाय एम आर। इट्स ई बाय आर। So this is condition of minimum current. Current due to a single cell. अब एक काम कीजिए, सेकंड केस करिए। तो इसमें हम पैरेलल ग्रुपिंग प्रिफर नहीं करेंगे। केस बी करिए। अगर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, चेक कीजिए करंट कैसा आ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताइए मुझे करंट की। खुशी इस बार गलत आ रहा है। ठीक है खुरम। केस ए रब कर दूं, सबने लिख लिया केस ए। इसे रब कर दूं फिर केस बी यहीं कर देता हूं, जगह नहीं। इतना लिख लो, मुझे सब रब करना होगा। ऑलमोस्ट सभी का सही आ रहा है। इतना लिख लो, इसे रब कर देना। इतना लिख लीजिए, फिर केस बी मैं भी कर देता हूँ, ज्यादातर लोगों का सही है। इतना हो जाए तो बताइए मुझे, इसे रब कर दें।
चलिए इतना रब करते हैं। केस बी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये जो एम आर प्लस आर है, इसको आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो आर। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आप करंट के एक्सप्रेशन में रखोगे, इट्स एम ई डिवाइडेड बाय आर। देखो, एक सेल की वजह से करंट होता है ई बाय आर, एम ई बाय आर आ रहा है। सो इसे आप कहोगे दैट योर करंट इज मैक्सिमम, एम सेल्स की वजह से करंट आ गया। तो पैरेलल ग्रुपिंग अब तब प्रेफर करेंगे जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। Prefer if internal resistance is large. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, तो आप पैरेलल, और एक्सटर्नल लार्ज होगा तो सीरीज, लास्ट सेक्शन में किया। इतना लिख डालो। फिर लास्ट टाइप का एक ग्रुपिंग और है, मिक्स ग्रुपिंग। फिर मिक्स डिस्कस करें। इतना लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो देखिए, मिक्स ग्रुपिंग में सीरीज में एन सेल्स लगे, एक रो में, एक सिंगल रो में एन सेल्स है। एम है नंबर ऑफ रोज। तो अगर इसे मैं ड्रॉ करूं, जैसे कि एक रो है, उसमें एन आइडेंटिकल सेल्स है। एक रो के अंदर एन सेल्स है। फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये nth सेल हो गया।
और ऐसी m रोज हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ऐसी m रोज हैं आपके पास। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, अब कुछ चीजें आप बताओगे मुझे, एक रो में कितने सेल्स हैं? n सेल्स। सिस्टम समझ में आया? पहले से ड्रॉ कर लो। इतना ड्रॉ कर लीजिए। तो देखो, एक रो में कितना ईएमएफ होगा? E प्लस ई अप टू n टाइम्स, तो ये आ जाएगा NE। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ रो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ रो, एक रो में जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R प्लस आर अप टू n टाइम्स विच इज NR। सो एक रो में नेट ईएमएफ NE, एक रो में नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR। तो अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं तो ये ऐसा होगा, हर रो में ईएमएफ NE, internal resistance of each row is NR, EMF is NE, internal resistance is NR, और इसे आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, NE NR। इससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किया होगा। अब देखो ये सब पैरेलल है, कितने पैरेलल है? M 1 2 M टाइम हो जाएगा। अब पैरेलल में हमने देखा था, अगर E को पैरेलल में लगा दो तो E आ जाता है। NE अगर पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो NE की इक्वली आएगा। लास्ट सेक्शन में मैंने प्रूव करा दिया था कि अगर E सब पैरेलल में है तो नेट ईएमएफ E आता है। NE पैरेलल में तो नेट ईएमएफ विल बी NE। R इक्विवेलेंट के लिए 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/NR प्लस 1/NR up to M times। So 1/R इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है M/NR। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, इट्स NR डिवाइडेड बाय, करंट कैलकुलेट कर लो। करंट होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ है NE, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट इज NR बाय M, एलसीएम आ जाएगा। सो इट्स MNE by M into capital R plus N into small r. It's MNE by MR plus NR। इसे लिख लीजिए, मिक्स ग्रुपिंग में ये एक्सप्रेशन होगा। जल्दी लिखो, बस टाइम खत्म हो रहा है।
चलिए अब यहाँ पर बस कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट चाहिए। यहाँ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, तो वो सब तो नहीं है, आप बस ये याद देखिए। एग्जैक्ट मेथड है, आई को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और जीरो कर दीजिए। तो वो कैलकुलेशन एनसीईआरटी ने नहीं दी हुई है, तो वो तो कैलकुलेशंस मैं यूज नहीं कर रहा। डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है, अगर कुछ ऐसा दे दे डिनोमिनेटर में कितना एम आर प्लस एन आर, कहता है आई मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए, एम आर इक्वल टू एन आर होगा। तो देखो यहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेरेबल है, हेंस मिक्स ग्रुपिंग इज प्रेफर। Prefer mixed grouping if external and internal resistors are comparable। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर क्लास नहीं करेंगे। चलिए आज इसे यही छोड़ते हैं, ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे। ट्यूसडे से कंटिन्यू। ओके, अल्लाह हाफिज।